हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का व्याख्यान हिंदी माध्यम से तैयारी कर रहे एस्पिरेंट्स के लिए है। जिन विद्यार्थियों ने आईएएस मुख्य परीक्षा या पीसीएस स्टेट लेवल की पीसीएस मुख्य परीक्षा में समाजशास्त्र को ऐच्छिक विषय रखकर अपनी योजना को तैयार किया है, तो समाजशास्त्र विषय के फर्स्ट पेपर के प्रथम यूनिट में समाजशास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ क्या संबंध है, इस पर आज का व्याख्यान है। तो आइए शुरू करते हैं। समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र का क्या संबंध है। इसके पहले कि हम सीधे अर्थशास्त्र पर आए, एक बात जो महत्वपूर्ण है वह यह है कि हम सभी जानते हैं, और समाजशास्त्र के उद्भव के अपने व्याख्यान में जिन विद्यार्थियों ने नहीं देखा है वो इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी वाले लेक्चर को देख सकते हैं। उसमें मैंने चर्चा की है कि समाजशास्त्र का उद्भव कैसे हुआ, वो कौन सी यूरोप में सामाजिक, आर्थिक और सामाजिक दशाएं थी, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दशाएं थी जिन्होंने समाजशास्त्र के उत्पत्ति के लिए एक आधारभूमि तैयार की। विज्ञानों को अमूमन दो भागों में बांटा जाता है, पहला प्राकृतिक विज्ञान और दूसरा सामाजिक विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान में जैसे भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान या भूगर्भ शास्त्र, खगोल शास्त्र, गणित आदि को रखा जाता है। लेकिन दूसरी ओर जब हम सामाजिक विज्ञानों की बात करते हैं तो उसमें समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, मानवशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान, लोक प्रशासन, राजनीतिक शास्त्र आदि विषय सम्मिलित होते हैं। अब ये सभी सामाजिक विज्ञान लोगों के सामाजिक व्यवहार का अध्ययन तो करते ही हैं, फिर भी इनमें से प्रत्येक विज्ञान एक विशिष्ट आयाम का अध्ययन करता है। और अगर मैं अपनी बात को थोड़ा और विस्तारित तरीके से कहूं कि बार्न्स और बोकर एक विचारक थे, उनका तो यहां तक मत था कि समाजशास्त्र अन्य विज्ञानों की सहोदर है, यानी कि उनकी बहन की तरह है। ठीक है, तो ऑगस्ट कॉम्ट ने समाजशास्त्र को तो सिंथेटिक साइंस कहा है, संश्लेषणात्मक विज्ञान, यानी कि इसमें किस चीज का संश्लेषण हो, अन्य विधाओं का, जिसमें अन्य क्षेत्रों और समस्याओं का अध्ययन सम्मिलित हो। तो संश्लेषण तो जब आप बहुआयामी चरित्र होता है तभी संश्लेषण की बात आती है। और इसमें अनेक सामाजिक विज्ञानों के विषयों का, विचारों का उपयोग और सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्षों के विश्लेषण हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। एक विचारक थे पीटर रोज, उन्होंने इस संदर्भ में एक बात, बड़ी महत्वपूर्ण उनका एक कथन है जिसको आप कोट कर सकते हैं कि सामाजिक समस्याओं में क्या क्या शामिल है। जब आप कहते हैं ना कि समाजशास्त्र विभिन्न अलग अलग विज्ञानों की सहायता से सामाजिक दशाओं का अध्ययन करता है, सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करता है, तो पीटर रोज इसी कंटेस्ट में लिखते हैं या कहते हैं कि सामाजिक समस्याओं में क्या शामिल है। तो सामाजिक समस्याओं में शामिल है विभिन्न संस्कृतियों के बीच और आपस में अंतर। तो अब ये जो चीज है कि विभिन्न संस्कृतियों के बीच और आपस में अंतर, तो ये हो गया सामाजिक मानव विज्ञान, सोशल एंथ्रोपोलॉजी। अगर हम बात करें पीटर रोज के अनुसार कि वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण तथा उपभोग का सामाजिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये हो गया अर्थशास्त्र, यानी कि ये सारी जो विशिष्ट क्रियाएं हैं ये अर्थशास्त्र के अंतर्गत सम्मिलित की जाती हैं। ठीक है ना। लेकिन जब उसका सामाजिक जीवन पर प्रभाव की हम चर्चा करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं या उसका संश्लेषण करते हैं, तब समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र के अंतर्वैश्विक संबंध को समझना आवश्यक हो जाता है। अधिकारों का स्वभाव व राजनीति में उनकी अभिव्यक्ति, अब ये पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान की बात है, उसकी परिधि में उसके अध्ययन वस्तु से जुड़ा हुआ मामला है। लेकिन जब हम अधिकारों के स्वभाव की बात करते हैं तो स्वभाव किसका होता है? अधिकार अपने आप में पर्सोनिफाइड नहीं होते, अधिकार का प्रयोग करने वाला उनको पर्सोनिफाइड करता है, यानी कि व्यक्ति। अधिकार किसका? व्यक्ति का। ठीक है, तो वहां पर समाजशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान के अंतर्वैश्विक संबंध का संश्लेषण और विश्लेषण आवश्यक हो जाता है।
पीटर रोज इसी क्रम में कहते हैं कि अगर हम व्यक्तिक अंतर संबंध की बात करें, व्यक्तिक इंडिविजुअल इंटररिलेशन की बात करें, तो वहां सामाजिक मनोविज्ञान, हम फिर सामाजिक मनोविज्ञान के दायरे में या सीमाओं में प्रवेश कर जाते हैं। तो पीटर रोज ने देखिए कितने वैज्ञानिक तरीके से विशिष्ट आयामों के मूलभूत पक्षों को रेखांकित किया है, और वहां स्पष्ट रूप से हमें पता चलता है कि हम किस सामाजिक विज्ञान की परिधि में प्रवेश कर गए हैं, और वहां उन परिधि में उन आयामों का सोशियोलॉजी के साथ या समाजशास्त्र के साथ क्या संबंध है। वास्तव में अगर आप देखिए, सभी सामाजिक विज्ञान जिनकी चर्चा हमने अभी की है, वो मानव व्यवहार और उनके विभिन्न पक्षों का अध्ययन करते हैं, और ये आपस में संबंधित भी होते हैं। लेकिन इनके जो अनेक क्षेत्र हैं, वो आपको ऐसा प्रतीत होता होगा कि वो अभिव्यापित होते हैं, यानी ओवरलैप करते हैं। लेकिन ओवरलैप करते हुए भी इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र सामाजिक विज्ञान का एक पृथक विषय है, एक विज्ञान है। समाजशास्त्र एक विज्ञान है, इसकी प्रकृति वैज्ञानिक है। क्यों? क्योंकि विज्ञान होने के लिए सबसे बड़ी कसौटी है कॉज एंड इफेक्ट की बात तो करें, वो थोड़ा प्रेडिक्टेबल भी हो। जब आप सोशियोलॉजी के टूल्स का प्रयोग करते हैं तो किसी भी समस्या के कार्य कारण संबंध को समझ सकते हैं और उन समस्याओं के निदान तक पहुंच सकते हैं, निदान कर सकते हैं। और इसके अलावा ये इसलिए भी संभव हो पाता है क्योंकि समाजशास्त्र इसका स्वयं का अपना एक पर्सपेक्टिव है, एक परिप्रेक्ष्य है। ठीक है, तो समाजशास्त्र क्या है? विभिन्न प्रकार की अंतःक्रियाओं का समूह के विशेष लक्षण पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करता है। तो जैसे अंतःक्रियाओं में शत्रुता का समूह की एकता, सुसंगतता व मनोदशा का प्रभाव, ये सारी चीजें इसके एग्जाम्पल्स के रूप में हम उदाहरण के रूप में लिख सकते हैं या समझने के लिए इन्हें हम कोट कर सकते हैं। तो ये विभिन्न प्रकार की जो अंतःक्रियाओं का मूल्यों और सिद्धांतों पर पड़ने वाले प्रभाव का भी समाजशास्त्र अध्ययन करता है। जैसे अगर हम वेस्टर्न कल्चर यानी पाश्चात्य संस्कृति की बात करें, तो पाश्चात्य संस्कृति का भारतीय विवाह रूपी संस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, आर्थिक ढांचे पर क्या प्रभाव पड़ा, राजनीतिक विचारधाराओं पर क्या प्रभाव पड़ा, इत्यादि इत्यादि। ठीक है, तो ये सोशियोलॉजी से वहाँ पर ये इंटर रिलेट करता है ना। और वैसे भी वैश्वीकरण के इस दौर में हमारी जो शिक्षा प्रणाली है, हमारी जो शिक्षा पद्धति है, वो हालिया के 2 दशकों से अंतर्वैषयिक चर्चाओं पर, अंतर्वैषयिक अध्ययनों पर, अंतर्वैषयिक अध्यापन पर, अंतर्वैषयिक विश्लेषण पर, अंतर्वैषयिक अन्वेषण पर ज्यादा बल दे रही है ना। अब कोई भी विज्ञान, सामाजिक विज्ञान ऐसा नहीं है जो ये कह सके कि नहीं, ये बाउंड्री जो है, ये सीमाएं विशिष्ट रूप से केवल एक किसी विज्ञान, सामाजिक विज्ञान विशेष विधा की है। ऐसा कोई स्पष्ट रेखा, सीमा रेखा खींचना वर्तमान परिदृश्य में संभव नहीं है। तो अब देखिए, इसी क्रम में समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र का क्या संबंध है। बेसिकली अर्थशास्त्र का जो संबंध है वो आर्थिक गतिविधियों के अध्ययन से होता है। जैसे उत्पादनों का उपभोग और वितरण, नंबर 1 क्या हो गया? उत्पादनों का उपभोग और वितरण। दूसरा, सामग्री व सेवाओं का विभाजन। तीसरा, कीमतों का निर्धारण। चौथा, करों का निर्धारण। यह मुद्रा का प्रवाह तथा मांग व पूर्ति के मूल्य से संबंधित आदि घटकों का विशिष्ट अध्ययन करता है। इसका मतलब हो गया, विशिष्ट अध्ययन का मतलब हो गया कि यह एक ऐसी विधा है जिसका अध्ययन विशिष्ट होता है, स्पेसिफिक, है ना, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को ये स्टडी करता है। अब यहां पर आपको ये ध्यान में रखना होगा कि किसी भी अर्थशास्त्री का ध्यान शायद ही किसी व्यक्ति के वास्तविक आर्थिक व्यवहार या उसकी अभिवृद्धि की ओर जाता है, न ही वे किसी सामाजिक संगठन का उत्पादक उद्यम के रूप में अध्ययन करते हैं, और न ही वो उसका कोई वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं। तो फिर क्या होगा? सोशल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में जहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं, जहां पर आर्थिक क्रियाएं संपन्न की जाती हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन, उस संगठन जिसमें बहुत सारे व्यक्ति कार्यरत होते हैं, कार्यशील होते हैं, उनके आपसी सामाजिक संबंधों और उस पूरे ही
आर्थिक क्रियाकलाप पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन उसकी जिम्मेदारी समाजशास्त्रियों की होती है। और यहीं से समाजशास्त्र का दायित्व, समाजशास्त्र की जिम्मेदारी है ना बढ़ जाती है, उत्तरदायित्व बढ़ जाता है। दूसरी चीज, जैसे आप देखिए कि व्यापारियों व प्रबंधकों की सामाजिक पृष्ठभूमि तथा अभिप्रेरणा, शिक्षा का उत्पादकता में योगदान तथा वस्तुओं के मूल्यों पर प्रतिष्ठा का क्या प्रभाव है, तो ये सब ऐसे इस तरह के अंतर्वैषयिक बिंदु हैं जहां पर आपको समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र का आपस में संबंध स्पष्ट रूप से दृष्टिगत होता हुआ दिखाई देगा। अर्थशास्त्र में मानव को एक विवेकशील व्यक्ति के रूप में देखा जाता है जो केवल अपनी आर्थिक कल्याण से ही प्रेरित होता है। लेकिन जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं, पारंपरिक अर्थशास्त्री हैं, उनकी ये स्पष्ट मानना है कि आर्थिक उत्पादन समाज में रहने वाले व्यक्तियों के सामाजिक व्यवहार व सामाजिक जीवन को प्रभावित करता है। आप मान लीजिए बैंक जाते हैं, बैंक में आप सभी लोगों का खाता होगा ना, या किसी LIC में खाता होगा, या किसी इस तरह के आर्थिक इंस्टीट्यूशन में, किसी इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन में, है ना, आप जुड़े होंगे। तो आप जब बैंक में जाते हैं तो बैंक क्या है? एक आर्थिक केंद्र है, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है, एक आर्थिक संस्था है। लेकिन ये आर्थिक संस्था किसके लिए कार्यशील होती है? समाज के लिए ना। वहाँ का जो अकाउंट होल्डर है वो कौन है? वो एक इंडिविजुअल है और वो सामाजिक प्राणी है। तो उस व्यक्ति का उस आर्थिक केंद्र, उस बैंक रूपी आर्थिक केंद्र से जो अंतःक्रिया होती है, तो वहाँ बेसिकली वो अंतःक्रिया क्या है? इंडिविजुअल और आर्थिक संस्था का जो यह अंतःक्रिया है वो समाज के लिए कार्यशील होती है। तो आर्थिक उत्पादनों के जो व्यापक प्रभाव हैं उनके संदर्भ में अगर आप देखिए तो कार्ल मार्क्स क्या कहता है, इसको समझा जाए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। कार्ल मार्क्स का स्पष्ट मत है कि उत्पादन के साधन तथा भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति के बाद ही आर्थिक संबंध निर्धारित होते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि उत्पादन के साधन और भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति ही आर्थिक संबंधों को निर्धारित करती है तथा आर्थिक संबंधों में जो भी परिवर्तन होता है वही अंत में समाज के सामाजिक, राजनीतिक आदि इत्यादि संबंधों को सुनिश्चित करता है, उनको रेखांकित करता है, उनका एक फाइनल जो स्केच है ना, उसको डिजाइन करता है। यानी कि अगर आर्थिक संबंधों में कोई बदलाव होगा तो सामाजिक, राजनीतिक और अन्य जो संबंध हैं वो सब परिवर्तित हो जाएंगे। सब स्ट्रक्चर, आर्थिक संबंध और सुपर स्ट्रक्चर यानी पॉलिटिकल, एजुकेशनल, रिलीजियस, सोशल रिलेशंस, उस सब स्ट्रक्चर पर लाई करते हैं। यानी सब स्ट्रक्चर में परिवर्तन हुआ तो सुपर स्ट्रक्चर की ये सारी चीजें परिवर्तित हो जाएंगी। ठीक है, तो इसमें कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है मार्क्स की दृष्टि में कि मार्क्स के वर्ष का जो सिद्धांत है वो समाजशास्त्र में भी उसी प्रकार हम लोग प्रयोग करते हैं जिस प्रकार अर्थशास्त्र में करते हैं। जब कोई अर्थशास्त्री आर्थिक व्यवहारों के सामाजिक संबंधों पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करता है तो उसका यह कार्य समाजशास्त्रीय विश्लेषण के लिए भी महत्वपूर्ण होता है ना। आप देखिए कि नील्स स्पेंसर एक समाजशास्त्री थे, उनका काफ़ी काम था और उनकी किताब भी है इकोनॉमिक सोशियोलॉजी, है ना, एक महत्वपूर्ण काम है वो। थॉर्स्टीन वेबलन ने भी धनी वर्गों पर एक अध्ययन किया था और वो इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी दोनों के लिए ही बहुत रेलिवेंट है, बहुत प्रासंगिक है। ठीक है, तो क्रियाओं के अध्ययन हेतु समाजशास्त्रीय पद्धति को प्रयुक्त करके अर्थशास्त्रीय भूमि, श्रम, मशीनों, वस्तुओं, धन आदि संसाधन के बंटवारे का मानवीय क्रियाओं पर पड़ने वाले प्रभाव का विश्लेषण करते हैं। ठीक है, और उनके विभिन्न संयोजनों के संगठन का भी अध्ययन करते हैं। यह गोल्डनर ने स्पष्ट रूप से इस बात को व्यक्त किया है। एक दूसरे यहाँ पर मैं विल्फ्रेडो परेटो को कोट करूँगा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोशोलॉजिकल थिंकर हुए हैं। इनकी कृति थी मन और समाज। इसमें इन्होंने
अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र के अंतर को स्पष्ट करते हुए ये कहा है कि अर्थशास्त्र मानव व्यवहार के केवल एक पक्ष की चर्चा करता है। अर्थशास्त्र में तार्किक क्रियाओं का ही विश्लेषण किया जाता है, किंतु समाजशास्त्र में तार्किक क्रियाओं का भी विश्लेषण किया जाता है और साथ ही साथ अतार्किक क्रियाओं का भी विश्लेषण किया जाता है, जिनके द्वारा सामाजिक जीवन का अधिकांश भाग निर्मित होता है। प्राकृतिक विज्ञानों की विपरीत सामाजिक घटनाओं की व्याख्या के लिए अतार्किक, ध्यान दीजिएगा, अतार्किक विश्वासों का विश्लेषण किया जाना भी बड़ा महत्वपूर्ण है। एक इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक सोशियोलॉजी में एक नाम है जोसेफ शुम्पीटर, इसको आप कोट भी करें। देखिए, आंसर राइटिंग में जब आप 3-4 थिंकर्स को कोट करते हैं उनकी कृति के साथ और उनके इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स के साथ, तो बेसिकली जो आप कह रहे होते हैं, प्रश्न के उत्तर जो आप लिख रहे होते हैं, उसको आप एक तरह से जस्टिफाई कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे कोविड-19, मैं अगर इस रिलेशन के आखिरी में कहूँ कि कोविड-19 आप देखिए कि भारत में और पूरी दुनिया को प्रभावित किया है, तो पूरे दुनिया को कैसे प्रभावित किया है, तो कहीं ना कहीं आर्थिक क्रियाएं बाधित हुई हैं, है ना। और उस आर्थिक क्रियाओं का बाधित होना, है ना। आप देखिए एम्प्लॉयमेंट्स, जब वहाँ पर तमाम प्रवासी मजदूर अपने घरों की ओर लौट रहे थे, आप सभी ने भली भांति न्यूज़पेपर में, न्यूज़ चैनलों में और तमाम जितने भी साधन हैं उनके माध्यम से, पत्रिकाओं के माध्यम से आप अपडेटेड रहे हैं कि उन माइग्रेंट्स के अपने घर प्रवजित होने से का जो प्रमुख कारण था वह उनकी आर्थिक अनिश्चितता जो उत्पन्न हो गई थी कि अब क्या होगा, तो वो अपने पैतृक स्थान को वापस लौटे और तमाम तरह की दिक्कतों को झेलते हुए। ठीक है, तो वो जो समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र का संबंध है वो पोस्ट कोविड सोसाइटी, है ना, उत्तर कोविड समाज में भी अभी लंबे समय तक बना रहेगा। आप देखिए हमारी अर्थव्यवस्था जो एक बार प्रभावित हुई थी उसका कितना बुरा इम्पैक्ट पड़ा, है ना। पहले तो तमाम करीब 3 करोड़ के 3 ऐसा एक रफ डाटा है कि 3.25 करोड़ लोग बेरोजगार हुए थे, है ना, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में थे, असंगठित क्षेत्र में थे। हालांकि वो उनकी वापसी शुरू हो गई है और धीरे धीरे सारी चीज़ें पटरी पर लौट रही हैं, निसंदेह पटरी पर लौट भी जाएंगी। लेकिन उत्तर कोविड समाज ने और जो अर्थशास्त्र की परिधि में जो आर्थिक क्रियाएं थी उसके प्रभावित होने से कहीं ना कहीं सामाजिक जीवन प्रभावित हुआ है ना। तो इसको भी आप अपने उत्तर में उत्तर कोविड समाज के बारे में भी कुछ पंक्तियां लिख देंगे तो आपका उत्तर अद्यतन हो जाएगा। वैश्वीकरण की इस परिदृश्य में जब बाजार ही हमारे आपके चेहरों की मुस्कुराहट की तीव्रता को तय करता है, तो ऐसे में अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र का संबंध और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। हालांकि भारत सरकार द्वारा और G20 की जो बैठक हुई थी, ऑनलाइन बैठक थी 27 मार्च 2020 को, तो भारत के प्रधानमंत्री ने सबसे आह्वान किया था कि अब समय आ गया है जब वैश्वीकरण के नवीन प्रत्यय को खोजा जाए, यानी कि जो वैश्वीकरण का जो प्रारूप पूरी दुनिया में प्रचलित है, आर्थिक प्रारूप, वो कम से कम भारत में कारगर सिद्ध नहीं हुआ है ना। तो हमें एक वैकल्पिक वैश्वीकरण के मॉडल की ओर पढ़ना पड़ेगा जो हमारी संस्कृति के अनुकूल हो, हमारी स्थानीयता के अनुकूल हो, है ना। तो इसी क्रम में आइए बढ़ते हैं समाजशास्त्र और मनोविज्ञान का संबंध। मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान व्यक्तियों की मानसिक प्रक्रियाओं जैसे संवेग, प्रवृत्तियां, बुद्धि, अवबोधन इत्यादि का अध्ययन करता है। यह व्यक्तित्व के विकास पर ध्यान केंद्रित करता है, ठीक है ना। व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर बहुत ज़्यादा फोकस करता है। यह विकास की प्रक्रियाओं जीवों में एक्चुअली निरंतर चलती रहती हैं, जैसे संवेग है, चिंता है, मंथन है, प्रतिक्रियाएं हैं। ये हमारे रोजमर्रा के जीवन का, हमारे बात व्यवहार का आवश्यक अंग है ना। मूलभूत प्रवृत्तियां हैं, बेसिक इंस्टिंक्ट्स हैं, ये सारी चीज़ें साइकोलॉजी के परिधि में आती हैं। इन प्रक्रियाओं से संबंधित मानवीय व्यवहार पर भी मनोविज्ञान का अध्ययन केंद्रित रहता है, जबकि मनोविज्ञान अधिगम, प्रेरणा, अवबोधन, प्रवृत्तियों के विकास का तो अध्ययन करता ही है। समाजशास्त्र समाज में व्यक्ति
में किस प्रकार अंतःक्रिया, यानी कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से किस प्रकार की इंटरेक्शन करेगा, अंतःक्रिया करेगा, तथा इनका व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर केंद्रित रहता है। तो आप देखिए, चूंकि एक मेंटल साइकोलॉजी का जो मनोविज्ञान की जो परिधि है, मानसिक प्रक्रियाओं, है ना, एक मेंटल स्ट्रक्चर, मेंटल प्रोसेसेस जिसको कहते हैं, उसके अध्ययन पर फोकस रखती है। लेकिन जैसे मान लीजिए आप अपने किसी मित्र से किसी प्रकार का सहयोग लेने के लिए उसके आवास तक पहुंचते हैं, तो उसके पहले आप चिंतन करते हैं ना कि नहीं, कि हम जा तो रहे हैं, हम अपने मित्र के पास जा रहे हैं, पता नहीं आज हमारी ज़रूरत के समय वो हमारी मदद करेगा कि नहीं करेगा। तो जब आप जाने के पहले विचार करते हैं, वो जो चिंतन करते हैं, वो मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। लेकिन उसको संपूर्णता प्रदान करने के लिए आप गंतव्य तक पहुंचते हैं और अपने मित्र से संप्रेषण करते हैं, इस संदर्भ में अपनी बात, अपना अनुरोध रखते हैं, है ना, तो वो पूरी क्रिया सामाजिक क्रिया पूर्ण होती है। ठीक है, तो ये आप देखिए कि मनोविज्ञान स्पेसिफिकली किस चीज़ का अध्ययन करता है, समाजशास्त्र सामाजिक व्यवहारों का अध्ययन है, सामाजिक समूहों का अध्ययन है, हैरी एम जॉनसन के शब्दों में सामाजिक अंतःक्रियाओं का अध्ययन है, सामाजिक समितियों का अध्ययन है ना, व्यक्ति की आपस में अंतःक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। ठीक है, तो ये बेसिकली दोनों में मूलभूत संबंध है। आइए इस व्याख्यान में जो तीसरा संबंध है उसको समझा जाए, समाजशास्त्र और मानवशास्त्र। ठीक है, मानवशास्त्र क्या है? यह एक विज्ञान है जो मानव की प्रारंभिक अवस्था से उसकी आज की अवस्था का तुलनात्मक अध्ययन करता है। तो एंथ्रोपोलॉजी बेसिकली प्रिमिटिव सोसाइटी का वैज्ञानिक अध्ययन करता है, सोशियोलॉजी मॉडर्न सोसाइटी आधुनिक समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। आप भली भांति अवगत हैं, समाजशास्त्र के उद्भव के मेरे व्याख्यान को आप जरूर सुने, देखें। मैंने वहाँ विस्तार से चर्चा की है कि समाजशास्त्र की उत्पत्ति औद्योगिक क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति के कारण जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दशाएं यूरोप में उत्पन्न हो गई थी, उसकी उपज के परिणाम स्वरूप समाजशास्त्र का उद्भव हमारे सामने परिलक्षित होता है। जबकि मानवशास्त्र चूंकि प्रिमिटिव सोसाइटी का अध्ययन करता है, तो जाहिर सी बात है कि उसकी जो अध्ययन वस्तु है, वो समाजशास्त्र की जो अध्ययन वस्तु है, तो वो तुलनात्मक, यानी कि समाजशास्त्र आधुनिक जटिल समाज का अध्ययन करता है, वहीं मानव विज्ञान, है ना, मनुष्य की प्रारंभिक अवस्था कैसी थी, उसका उद्भव कैसे हुआ, संस्कृति कैसी थी, ये तमाम चीज़ें उसके अध्ययन विषय वस्तु के क्षेत्र में आती हैं। मानव विज्ञान में कई और भी शाखाएं हैं, जैसे पुरातत्व विज्ञान, आर्कियोलॉजी, भौतिक मानव विज्ञान, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, सामाजिक मानव विज्ञान, सोशल एंथ्रोपोलॉजी, और एयर कोरबल जैसे मानवशास्त्रियों का तो स्पष्ट मानना है कि समाजशास्त्र और मानवशास्त्र अलग अलग नहीं है, बल्कि ट्विन सिस्टर्स हैं, जुड़वा बहनें हैं। दोनों की महत्ता को रेखांकित किया है क्रोबर ने। अब समाजशास्त्री क्या करते हैं, इसको समझा जाए। समाजशास्त्री और सामाजिक जो मानव विज्ञान की बात है, जो आपस में अंतर्वैश्विक संबंधों की बात है, तो पुरातत्व विज्ञान क्या करेंगे, खुदाई से निकले हुए अवशेषों के आधार पर पुरातन संस्कृति तथा उसका विकास कैसे हुआ उसका अध्ययन करेंगे। भौतिक मानव शास्त्र में मानव के शारीरिक गठन के इतिहास की चर्चा की जाती है, उसका क्रमगत विकास कैसे हुआ है इसकी चर्चा की जाती है। और वर्तमान व्यवस्था तथा भाषा विज्ञान जो भूतकाल के तथा वर्तमान के बोली के ढांचों का विश्लेषण करता है, उसका अध्ययन उसमें सम्मिलित होता है। मानव विज्ञान का संबंध व्यापक रूप से वितरित घटनाओं, तथ्यों से होता है, जैसे रीति रिवाज, संस्थाएं, वंश, जनजाति, है ना, नातेदारी, ये सारी चीजें इसमें हैं। आधुनिक मानव वैज्ञानिकों ने आधुनिक सामूहिक कम्युनिटी जो फिनोमेना है, आधुनिक सामुदायिक घटनाएं हैं, उनका अध्ययन किया है, किंतु वे मुख्य रूप से लघु समाजों के तुलनात्मक अध्ययन ही रहे हैं। ये सारी जो एफर्ट्स रही हैं छोटी कम्युनिटीज के अध्ययन तक ही रहा है। अब देखिए, सामाजिक मानव विज्ञान, सोशल एंथ्रोपोलॉजी बड़ा इंपॉर्टेंट ब्रांच है, इसको समझने की जरूरत है। क्या है सामाजिक, या उसको कहते हैं सांस्कृतिक मानव विज्ञान।
समाज या समुदाय की सांस्कृतिक या सामाजिक संरचना का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। यह विशिष्ट भौगोलिक वातावरण तथा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में समाज की समग्राकृति तथा सांस्कृतिक विशेषताओं, उनकी जटिलताओं, सामाजिक संबंधों के अध्ययन व समझ पर विशेष बल देता है। थियोडोरसन एक सामाजिक मानवशास्त्री, समाजशास्त्री थे। उनका ये मानना है कि सांस्कृतिक मानव विज्ञान किसी संस्कृति के विकास, उसकी वर्तमान विशेषताओं व उसमें हो रहे निरंतर परिवर्तनों के विश्लेषण पर वहां के विशिष्ट भौगोलिक परिवेश, ऐतिहासिक संदर्भ तथा मनोवैज्ञानिक उपादानों का क्या प्रभाव होता है, इससे संबंधित होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप कोट कर सकते हैं अपने आंसर में अगर ये रिलेशन पूछा जाए। पूर्व में जितने भी सामाजिक मानव शास्त्र का अध्ययन हुआ है वो केवल यथार्थ और पुरातन समाजों से ही संबंधित रहता है, लेकिन अब क्या हो गया, या थोड़ा मॉडिफिकेशन इसमें हुआ है और इसमें आधुनिक समाज का अध्ययन भी सम्मिलित हो गया है ना। तरीका बदला है। ठीक है, यहाँ पर यह जानना जरूरी है कि भारत में दो बड़े नाम हैं, ठीक है, जिन्होंने अपने अध्ययन जो किए, फील्ड वर्क्स किए हैं, वो बेसिकली उनके काम में सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी दोनों की मेथोडोलॉजी का यूज हुआ है। ठीक है, एम.एन. श्रीनिवास का जो कुर्गों पर जो अध्ययन है और आंध्रे बेते तंजोर में जो उनका अध्ययन है, ये दोनों ही ऐसे अध्ययन हैं जो सामाजिक मानव शास्त्र के यानी बेहतरीन अध्ययन, बेहतरीन फील्ड वर्क में से माने जाते हैं। तो ये एक आप चीज़ है जब आप कोट कर सकते हैं एम.एन. श्रीनिवास को और आंध्रे बेते को। ये दोनों अध्ययन दे सारे हैं, बट ये दोनों ऐसे अध्ययन हैं जो आज भी ऐसे मतलब क्लासिकल, इसको आप कह दिए इंडियन सोशियोलॉजी में, हम अगर मैं कहूँ तो क्लासिकल फील्ड वर्क माने जाते हैं, जो आज भी हर समाजशास्त्र के विद्यार्थी को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए और कहीं ना कहीं इससे दिशा निर्देश आने वाले अभी के समय में तो प्राप्त हो गया, आने वाले शोध कार्यों में और अध्ययनों में यह मार्गदर्शन करता रहेगा। ठीक है, तो समाज वैज्ञानिक यानी समाजशास्त्री और सामाजिक मानव वैज्ञानिक दूसरे के किए गए अध्ययनों का पूर्ण रूप से एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, दूसरे के लिए सपोर्टिव होते हैं। और आधुनिक सामाजिक मानव शास्त्रियों में अगर आप देखिए तो ब्रानिस्लाव मेलिन्स्की, रेडक्लिफ ब्राउन, ये सब ऐसे नाम हैं जिनका फील्ड वर्क, इस पर चर्चा हम थिंकर्स में अलग से करेंगे। तो इन्होंने अपने अनुसंधान जितने भी फील्ड वर्क्स किए हैं उसमें सामाजिक अंतःक्रियाओं के अध्ययन पर बहुत बल दिया है। रेडक्लिफ ब्राउन का एक अध्ययन मैं यहाँ चर्चा करना चाहूँगा, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्रिमिटिव सोसाइटी, 1952 में ये कृति आई थी। इन्होंने सामाजिक मानव शास्त्र की व्याख्या करते हुए ये कहा कि मानव समाजों का अध्ययन तथा व्यक्तियों के सहचारिता के संबंधों, जो कि सामाजिक संबंधों के जटिल जाल द्वारा जुड़ा होता है, के अध्ययन, ठीक है, के अध्ययन का रूप है। तो ब्राउन का यह कहना इससे स्पष्ट हो जाता है कि सामाजिक मानव शास्त्र को तुलनात्मक समाजशास्त्र के समकक्ष उन्होंने अपने इस विचार में माना है, या ये चीज़ उभर के आती है कि वो कंपैरेटिव सोशियोलॉजी की कहीं ना कहीं बात कर रहे हैं। तो आज का ये व्याख्यान हमारा मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र और मानव शास्त्र के संबंध को लेकर था। मुझे पूरा विश्वास है आप व्याख्यान को सुनेंगे, इसको पॉइंट वाइज लिपिबद्ध कर लीजिए, ठीक है, और आपको आपके लिए लेक्चर उपयोगी साबित हुआ होगा। इसको सब्सक्राइब अधिक से अधिक करें, है ना, और शेयर करें दूसरे एस्पिरेंट्स के साथ। और आप लोगों का भरपूर सहयोग, समर्थन आप लाइक कर रहे हैं, हमारा उत्साह, हमारी पूरी टीम का उत्साह बढ़ रहा है और हमारी प्रतिबद्धताएं भी साथ में, हमारी जिम्मेदारियां भी बढ़ती हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।